अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी एलिकम। दोस्तों, एक केस आया है मेरे पास स्टार सेट SR2000 HD हाइपर। ये हाइपर है जी, और जो इसका सीरियल नंबर है वो मैं आपको दिखा दूं। ये आप देख सकते हैं नीचे 3915। तो 15 सीरियल है ये। और दोस्तों, इसमें मसला ये है कि मैं इसे पावर ऑन करता हूँ। ये देखें, इसमें कॉमन फॉल्ट है। इसकी ब्लू लाइट ग्लो कर रही है और इसकी जो है सिग्नल वाली लाइट, ये ब्लू हो गई और ये सिग्नल वाली लाइट ग्लो कर रही है। तो इसके जो सिम्टम्स हैं, सूरत हाल है, इसको देखने से हमारे जहन में एक ही बात आती है कि इसके सॉफ्टवेयर का इशू है। और ये बात किसी हद तक जायज़ भी है, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर का फ्लैश आईसी का कोई इशू होता है, प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है, तो तब भी जो है यही ब्लू लाइट और सिग्नल वाली ग्रीन लाइट ऑन होती है। लेकिन मेरी रूटीन है, जब मेरे पास कोई हाइपर आता है तो मैं सबसे पहले उसे चेक कर लेता हूँ। उसकी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी होती है। हिस्ट्री में हमने ये जानना होता है कि ये जो ब्लू लाइट है किस वजह से आई है। आया कि ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर पावर लॉस हुई है, गलत सॉफ्टवेयर करने की वजह से हुई है, या कोई बिजली का झटका वगैरह लगा है इसे। सम टाइम ऐसा होता है जो आसमानी बिजली होती है, थंडर स्टॉर्म, उससे भी ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ऐसे कुछ केसेस मेरे पास पहले भी आ चुके हैं। तो इसको अब आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले जो है मैंने इसकी तसल्ली करनी है कि आया कि इसमें जो है सॉफ्टवेयर का इशू है या कोई और इशू है। वैसे मैं ऑलरेडी इसे चेक कर चुका हूँ। ये किसी कस्टमर का घूमता घुमाता मेरे पास आया है, तो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर ये वाला मसला हो तो सबसे पहले हमने क्या चेक करना होता है। तो ये इसका कवर मैंने उतार दिया है। ये इसका मेन बोर्ड है। इसमें मेन बोर्ड में एक दो चीज़ें मज़ीद मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ जो मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में नहीं की थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी फ़िलहाल मैं वायर्स वगैरह निकाल लेता हूँ ताकि बोर्ड को हम क्लियर देख सकें। जी, ये बोर्ड है अब हमारे पास। तकरीबन आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। इसमें सबसे पहली चीज़ आप के साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर किसी वजह से इसके नीचे स्टिकर नहीं लगा हुआ, जो हमने सीरियल का स्टिकर देखा है वो नहीं लगा हुआ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये 15 सीरियल है, 14 है, 16 कौन सा सीरियल होगा। तो इसके लिए एक ये अंदर TNK की चिप लगी हुई है, ये ईथरनेट के लिए होती है। इसके ऊपर भी एक सीरियल लगा हुआ है, TNK के बाद एक नंबर लिखा हुआ है। ये आपको यहाँ से शायद क्लियर नज़र ना आ रहा हो, ये उल्टा तो हो गया, लेकिन यहाँ से आपको ये क्लियर नज़र आएगा। ये इसके बाद TNK के बाद 15 लिखा हुआ है। तो ये 15 सीरियल वाला रिसीवर हो गया, हमने जैसे स्टिकर में देखा है। एक और बोर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है, इसको अगर गौर से देखें तो इस पे 14 लिखा हुआ है। तो ये 14 सीरियल का बोर्ड है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, एक दोस्त ने कमेंट किया था और पूछा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से फ्लैश आईसी कौन सा है। तो इस पे लिखा हुआ तो नहीं होता। जो लोग काम करते हैं वो इजीली उसको ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसमें फ्लैश आईसी है कौन सा।
बहरहाल जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है ये होती है, जो फ्लैश आईसी होता है वो थोड़ा सा उसकी हाइट ज़्यादा होती है। बाकी ये एक आईसी लगा हुआ है मेन पे, सर्ज आईसी है। सर्ज प्रोटेक्शन का काम इसे करना चाहिए लेकिन ये अक्सर करता नहीं है। ये एक आईसी लगा हुआ है, ये एक चिप लगी हुई है, एक ये लगा हुआ है। इसकी हाइट जो होती है वो थोड़ी सी दूसरे आईसीयों से ज़्यादा होती है। और दूसरा हमें पता चलता है इसके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ होता है, अगर हमें कहीं डाउट हो रहा हो तो हम जो इसके ऊपर लिखा होता है विन बॉन्ड 25Q32 या गीगा की होती है जी लिखा हुआ होता है, उसका भी ये 25Q32 लिखा होता है या 25L32 लिखा होता है समटाइम्स, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये फ्लैश आईसी है। अगर कहीं पे डाउट हो जाता है तो हम उसकी कैटलॉग निकाल लेते हैं, डाटा शीट निकाल लेते हैं गूगल से, तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये ई प्रोम है हमारा। ई प्रोम मीन इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी हम इसे इरेज भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो अब दोस्तों बात बाहर निकल गई। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैंने इसकी तसल्ली क्या करनी होती है। जब ये ब्लू लाइट पे आ जाता है, सबसे पहले मैंने इसको पावर दे के इसको सबसे पहले पावर देनी होती है। पावर मैं इसे दे देता हूँ। इसकी वायर्स मैंने उतारी हुई हैं, वायर्स मुझे दोबारा लगानी पड़ेंगी ताकि इसके फ्रंट, वैसे इसके बोर्ड में पावर आ रही है, फ्रंट पे आपको महसूस नहीं हो रही होगी क्योंकि वायर्स मैंने उतारी हुई हैं। और ये मेरे पास मल्टीमीटर है, तो इस मल्टीमीटर को मैं 20 पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। 20 पे मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है। और 20 पे सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमने इसकी मेन पावर चेक करनी होती है। ब्लैक को कहीं ग्राउंड पे लगा देते हैं और ये आप देख सकते हैं जी, इस पे मीटर पे 12.29 आ रहे हैं, 12.30, यानी कि जो इसकी मेन सप्लाई है 12 वोल्ट वाली वो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। इसकी जो दो वायर्स हैं, पहली दो वायर्स इन पे 12 वोल्ट आते हैं, तीसरी वायर्स पे कुछ नहीं होता, और चौथी जो है ये ग्राउंड के लिए होती है। इसकी बॉडी भी ग्राउंड होती है। सबसे पहले हमने ये चेक कर लेना है। उसके बाद जो मेन चीज़ है, ग्राउंड पे रखने के बाद ये जो हमारा फ्लैश आईसी है, इसकी 8 नंबर पिन पे, इस फ्लैश आईसी की 8 नंबर पिन पे, ये इसकी 1 नंबर पिन है जहाँ पे एरो बना होता है, और ये मैं आपको अभी क्लोज करके दिखाता हूँ, ये हमारी 8 नंबर पिन है। तो इस 8 नंबर पिन पे मैंने 3.3 वोल्ट चेक करने हैं, जो कि मुझे नहीं मिल रहे, 0.33 मिल रहा है। ये बिल्कुल लो वोल्टेज हैं, तो 3.3 वोल्ट मुझे फ्लैश आईसी की 8 नंबर पिन पे, 8 नंबर पिन पे मिलने चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रहे मुझे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये डाउटफुल है, और इसमें आगे क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक और चीज़ चेक करते जाते हैं। अपने मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये इस वक्त कंटिन्यूटी पे सिलेक्ट है जी, और मैं अगर इसकी प्रॉब्स आपस में टच करता हूँ तो ये बीप देता है, ये लूप हो जाता है, यानी कि शॉर्ट बता रहा है। अब मैंने इसकी ग्राउंड पे रख के इसकी 8 नंबर पिन को, फ्लैश आईसी की 8 नंबर पिन को चेक कर लेना है। ये देखें, जैसे मैं उसके ऊपर प्रॉप को टच करता हूँ, एक मैंने प्रॉप नेगेटिव पे या समझ लें अर्थ पे की हुई है, नेगेटिव हो गया। दूसरी मैं 8 नंबर पिन पे जैसे ही टच करता हूँ तो ये मेरा मीटर बीप देना शुरू कर देता है, ये लूप हो जाता है जी दोस्तों। ये अब मुझे जो है इसकी सप्लाई 3.3 वोल्ट वाली जो है वो ग्राउंड शो कर रही है। मैं आपको दिखाता चलूँ। ऑलरेडी मेरे पास एक केस आया था, ये 14 सीरियल वाला हाइपर है, इसमें भी सेम प्रॉब्लम था। इसको पावर का झटका लगा था, और इसको मैंने थ्रू प्रॉपर चैनल 1 बाई 1 करके सारा चेक किया है। इसके कंपोनेंट उतारे हैं, फ्लैश आईसी उतारा है, तो इसकी मेन चिप शॉर्ट है। इस पे मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, वो इंशाल्लाह अभी कंप्लीट नहीं हुई, कभी मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूंगा। तो इसको भी मैं आपको चेक करवाता चलूँ।
तो इसका मैंने फ्लैश आईसी उतार दिया है। फ्लैश आईसी उतारने के बावजूद ये देखें, ये इसकी 8 नंबर पिन हो गई और ये ग्राउंड हो गया। ये देखें, ये आपस में शॉर्ट शो करते हैं। और जो इसकी 4 नंबर पिन है वो ग्राउंड होती है 8 नंबर पिन। 8 नंबर पिन पे हमारे 3.3 वोल्ट होने चाहिए, वो ग्राउंड शो कर रही है। और ये जो इसकी यहाँ पे कॉइल लगी हुई है, ये 3.3 वोल्ट की कॉइल होती है। ये देखें, ये भी ग्राउंड के साथ शॉर्ट शो कर रही है। तो इसकी मेन चिप डैमेज है, इसको बिजली का झटका लगा था। इस पे डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, तो वो इंशाल्लाह मैं बाद में शेयर करूँगा। फ़िलहाल मैं इस रिसीवर के बारे में आपको बाकी चीज़ें इसकी बताता चलूँ। सब तकरीबन जो हैं बोर्ड सब में सेम ही है, बोर्ड सब में सेम है। मेन पावर हमारी यहाँ पे आती है 12 वोल्ट। 12 वोल्ट के बाद ये एक 8 पिन आईसी लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं 8 पिन आईसी लगा हुआ है। और ये तकरीबन सर्ज प्रोटेक्टर का काम करता है और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। इससे 5 वोल्ट निकलते हैं, इस मेन कॉइल पे आते हैं, बड़ी कॉइल पे। 5 वोल्ट निकलने के बाद फिर ये 5 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। एक ये रेगुलेटर है, इस पे भी आते हैं, और एक ये रेगुलेटर है इस कॉइल के पास, इस पे भी आते हैं। रेगुलेटर्स जो भी हैं उनके साथ कॉइल्स लगी हुई हैं। ये रेगुलेटर है एक, इस पे भी वोल्ट हमें मिलते हैं। एक एंड पे ये रेगुलेटर है, इस पे 12 वोल्ट होने चाहिए, इस कॉइल पे 12 वोल्ट मिलते हैं, ताकि ये आगे ट्यूनर को जाते हैं। ये इस डायोड के थ्रू वोल्टेज थोड़े से ज़्यादा होके 13-14 होके तकरीबन ट्यूनर को जा रहे होते हैं। ये 12 वोल्ट यहाँ से सीधे बाहर से जा रहे होते हैं, ये यहाँ पे आ रहे होते हैं, यहाँ से फिर आईसी को, और यहाँ से। ये बात का मसला है, जो हमारे 3.3 पहले 5 वोल्ट यहाँ से निकल के यहाँ पे आ रहे होते हैं, यहाँ से 3.3 बन के ये हमारे इधर जा रहे होते हैं। और इसकी जो है 1.2 होते हैं, और इसके भी तकरीबन कम वोल्टेज होते हैं, 3.3 भी होते हैं। और ये जो हैं फिर मेन आईसी को भी जा रहे होते हैं। ये इतना छोटा सा सर्किट है, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। और इसमें रिपेयर होने वाली यही चीज़ें हैं। अगर ये आईसी ख़राब हो जाता है, रेगुलेटर आईसी 5 पिन का है, या ये ख़राब हो जाता है, तो ये इजीली चेंज हो सकते हैं। इनमें मोस्टली ये भी ख़राब होते हैं, लेकिन बहुत कम। लेकिन अक्सर इसमें हाइपर में इशू यही है कि जब भी कोई सर्ज आती है इसमें, वो डायरेक्टली इसकी मेन चिप पे असर करती है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसको मैं आपको जो है उसके लोडर के साथ लगा के भी चेक करवा देता हूँ कि लोडर के साथ ये कैसे करता है। क्योंकि अगर ऐसा कोई केस आपके पास आ जाए तो आप खपते रहेंगे, बिल्कुल ट्राई करते रहेंगे, लेकिन ये लोडर से भी मसला हल नहीं होने वाला, और ये रिपेयर भी नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी मेन चिप नहीं मिलती। हाँ, अगर हमें फ्लैश आईसी पे 3.3 मिल रहे होते तो फिर हम सीधा सा इसमें सॉफ्टवेयर कर देते, मसला कोई नहीं था हमारा। तो अब चलते हैं अपने लोडर की तरफ, वहाँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ, फिर वापस आते हैं। जी दोस्तों, पीसी पे मैं पहुँच चुका हूँ। RS-232 केबल मैंने इसको लगा दी है हाइपर को, और ये डेस्कटॉप पे ही मैंने फोल्डर रखा हुआ है। इसमें दोनों लोडर अवेलेबल हैं, ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ। ये RS-232 अपग्रेड टूल है, पहले इसके थ्रू करने लगा हूँ मैं। डेस्कटॉप पे ही फोल्डर है, उसके अंदर ही डंप फाइल पड़ी हुई है। डंप फाइल को ओपन कर देता हूँ मैं, और इसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर देना है, और अब STB को ऑन ऑफ करना है। STB को ऑन ऑफ कर दिया है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है, कुछ नहीं है। थोड़ी देर वेट करने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा इस पे। इससे नहीं होगा, अब इसको जो है एग्जिट कर देते हैं। ऐसे वेट करते रहेंगे, मसला हल नहीं होने वाला, क्योंकि ये इसने डिटेक्ट ही नहीं किया। तो इसको एग्जिट कर देते हैं। एग्जिट करने के बाद अब ये अपग्रेड टूल दूसरा हमारे पास अवेलेबल है, और इसको मैं ओपन करने लगा हूँ। इस पर ऑलरेडी काम पोर्ट और डाटा रेट ये सारी चीज़ें सेट होती हैं।
तो इस पर हमने अपग्रेड करना है। अपग्रेड करने के बाद इस पर अपनी डम फाइल ब्राउज़ कर लेनी है। यहाँ से इसे बिन फाइल सिलेक्ट कर लेना और फिर डम फाइल जहाँ पे पड़ी हुई है वो सिलेक्ट कर लेनी है, ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद ये इंक्लूड बूट लोडर वाली ऑप्शन आपने लाजमी चेक करनी होती है जब आप डंप कर रहे होते हैं। नेक्स्ट कर देना। यहाँ हमने एसटीबी को ऑन ऑफ करना है। ये एसटीबी को सिंक्रोनाइज करेगा। मैसेज भी आ रहा है रीसेट द टारगेट, तो इसमें ये मैंने ऑन ऑफ कर दिया है। इसने अब सिंक तो कर लिया है, उसे सिंक कर लिया है, सीरियल पोर्ट कनेक्ट हो चुकी है, लेकिन डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो डाटा ट्रांसफ़र शुरू हो जाता। अब ये मैसेज दे रहा सेट एसटीबी मेमोरी एरर का। ये इसका मतलब है ये इसने डाटा ट्रांसफ़र ये नहीं कर सकता, इसमें प्रॉब्लम है। ये एरर उस वक्त आता है जब लोडर सपोर्ट ना कर रहा हो चिप को, या फिर चिप फॉल्टी हो या बोर्ड वगैरह फॉल्टी हो। तो ये क्लियर हो गया कि ये लोडर से भी हमारा नहीं होगा, लिहाजा आप लोग ऐसे ट्राई करते रहेंगे, खपते रहेंगे। तो चलते हैं अब दोबारा अपने रिसीवर की तरफ। जी तो दोस्तों, लोडर पे भी आपने देख लिया कि मसला हमारा हल नहीं हुआ, और बोर्ड में भी हमने तसल्ली कर ली कि हमारा जो सर्किट है वो शॉर्ट है। तो अब ये रिपेयरेबल नहीं है क्योंकि इसकी मेन चिप मिलने वाली नहीं है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसमें उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे चेक करना है कि हमारा बोर्ड या हमारी मेन चिप जो है वो शॉर्ट है या नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फिर इजाज़त। अगर आपका इसके बारे में कोई भी सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा।